भाजपा ने यह तय कर लिया है कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। पास पढ़ते हम लोग हैं, अब फॉलो लगता है मोदी जी कर रहे हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता यहां तक नहीं है कि आप सोच लीजिए कि मोदी जी गडकरी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नहीं किया? वो क्या नाम है आपकी, इधर लखनऊ का ही है? नहीं, उधर जो आप गिनवा रहे थे मंत्री थे, नहीं, राजनाथ सिंह नहीं, वो तो हिंदू हैं। एक मुस्लिम मंत्री थे ना बीजेपी के, मुख्तार अब्बास। देखिए बेचारा का नामों नहीं याद आ रहा है। क्या हुआ मुख्तार अब्बास नकवी का? क्या हुआ है अपने ही विरोधियों का? आप इस बात को समझिए। उन्होंने बीच का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। उन्होंने यह बात तय कर ली है, हम दो हमारे दो। डबल इंजन की सरकार बनेगी पूरे देश में। डबल इंजन का सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेचेगा 2 खरीदेगा, सीधा हिसाब है। इतना साफ है। जो कोई उसके खिलाफ बोलेगा, और छोड़ दीजिए हम लोग तो कांग्रेसी हैं, भाजपा विरोधी हैं, भाजपाई भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये बात आप जान लीजिए। ये जो आर पार की लड़ाई है, हमको भी अपना एक पोल चुनना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं ना मेरे यहाँ एक खेल होता है, बचपन में लोग खेलते हैं, कोना कोना कौन कोना सोतली पुतोह कोना। 4 कोना में बच्चे खड़े रहते हैं और उसमें एक चोर बनाता है, तो जाकर के पूछता है कोना कोना कौन कोना, तो कहता है वो कोना। कोना कोना कौन कोना, तो वो कोना। हम सपा बसपा आरजेडी जेडीयू आम आदमी पार्टी ये कोना कोना नहीं खेलना चाहते हैं। हर किसी का अपना एक राजनीतिक इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी एक राजनीतिक समझदारी होती है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मेरी राजनीतिक समझदारी सबसे अच्छा है, लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं, अगर इस बात में किसी की असहमति हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के बिना इस देश में कोई मुकम्मल विपक्ष नहीं बन सकता है, यह सच है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आधे अधूरे मन से नहीं चलेगा कि जब पास आएंगे तो आई लव यू, और जहां दूर जाएंगे कम्युनल है, कास्टिस्ट है। आधे अधूरे मन से नहीं होगा। तय कर लीजिए, आर पार की बात है। और जहां तक त्याग का सवाल है, मैं जिस नेतृत्व की बात कर रहा हूं उसके बारे में एक बात आप सब लोग समझ लीजिए कि अगर वह नेतृत्व इस देश के संवैधानिक मूल्यों से समझौता किया होता, तो दावे से बोल रहा हूं इस बात को, अगर वह नेतृत्व पूंजीपतियों के सामने पूरे तरीके से घुटने टेक दिया होता, अगर वह नेतृत्व इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया होता, तो मोदी जी की जरूरत इस देश को नहीं पड़ती। यह बात जान लीजिए कि हम विपक्ष में इसलिए हैं कि हमने राजनीति में दल से ऊपर विचार को और मूल्य को समझा है। हमको एक अभी साथी ने कहा कि छोड़ना मत यार। हम बोले साहब वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, तब हम आए हैं क्योंकि हम जानते हैं, और आपके टैक्स के पैसे से हम पीएचडी पढ़े हैं, पीएचडी ईमानदारी से किए हैं। स्मृति ईरानी की तरह झूठा डिग्री नहीं बनवाए हैं, मेरा डिग्री ओरिजिनल है, खून पसीना एक करके पढ़ाई किए हैं। इसीलिए मेरी पढ़ाई आपका नमक ये हमको बताता और ये समझाता है कि ये देर जरूर हो रही है, विलंब जरूर हो रहा है, हमारा रास्ता सही है, हम मंजिल जरूर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और जहां तक देश का सवाल है, मैं आपको बता दूं, सच में मैं जो है आलोक जी की बात से यहां सहमत हूं कि भले वो हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन आज भी हर मुसलमान सांप्रदायिक नहीं है और हर हिंदू सांप्रदायिक नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो गया होता तो ये गोष्ठी ना लखनऊ में नहीं हो रहा होता, तिहाड़ जेल में हो रहा होता। और जो लोग तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, मैं ये बात भी यहां जोड़ दूं, जो लोग तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं वो भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम जो बाहर के लोग हैं ना, अपना तू मैं छोड़ करके एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करें।
और जब हम एक साथ मिलने की बात करते हैं तो कुछ बात बिल्कुल सीधी है। देखिए, प्रधानमंत्री तो कोई एक ही आदमी बनेगा ना, मुख्यमंत्री भी कोई एक आदमी बनेगा, एमपी 545 बनेगा, और हर राज्य की अपनी असेंबली का फिक्स सीट है। तो सब सीट पे तो कोई ना कोई बैठा हुआ ही है ना। अगर आपको लगता है कि राजनीति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए करनी है सिर्फ, तब तो कोई वैकेंसी नहीं है, खाली ही नहीं है। कोई राज्य ऐसा है जहां मुख्यमंत्री नहीं है? जहां मुख्यमंत्री अगर नहीं होता है तो पहले भाजपा जो है वो ईवीएम नहीं तो एटीएम, कोई ना कोई जुगाड़ करके, अगर बहुमत नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री ही खरीद के ले आता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि इससे आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर तकलीफ नहीं हो रही है तब तो बम बम कीजिए, क्या दिक्कत है? क्यों परेशान हो रहे हैं? बढ़िया जो है खाइए, बढ़िया मिठाई, बढ़िया कबाब, घूमिए जो है भूल भुलैया इमामबाड़ा, क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर तकलीफ हो रही है, अगर आपको इस बात से दिक्कत है कि बिल्किस बानो को इस देश में न्याय नहीं मिला, और क्यों नहीं मिला? वो इस देश की महिला है, इस देश की नागरिक है, उसके बलात्कारियों को संस्कारी बताया गया, उस दिन हमारा सर शर्म से नीचे झुक गया। अगर आपका सर शर्म से नीचे झुकता है, अगर आपको इस बात से तकलीफ होती है कि आपके ही उम्र का बच्चा, आपके बच्चे की जितनी उम्र है उसी उम्र के बच्चे सच बोलने की गुनाह में जेलों में बंद हैं, 2-2 साल 3-3 साल से जेल में हैं। अगर आपको इस बात से तकलीफ होती है कि किसी इंसान को उसकी पहचान के चलते सरे बाजार पीटा जाता है, अगर आपको तकलीफ होती है तो यह लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और यह लड़ाई, मैं फिर से कहता हूं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो कोई एक ही होगा, यह लड़ाई उससे ज्यादा बड़ी है। यह लड़ाई अपने उस इतिहास को पुनर्स्थापित करने की है कि देख भाई, यह भारत है। भारत की पौराणिक कथाओं से लेकर के भारत के ऐतिहासिक तथ्यों तक अगर हम बात करें तो हिरण्यकश्यप के खिलाफ उसका ही बेटा भक्त प्रहलाद खड़ा हो गया था। तैमूर लंक अपने घोड़े पे खड़ा था, तलवार लेकर के लूट रहा था, उसके सामने एक बच्चा बलकरन चाकू लेकर के खड़ा हो गया था। इस देश के इतिहास में हमने देखा है, श्रीमती गांधी से भी बड़ा किसी का रुतबा होगा। श्रीमती गांधी को एक चप्पल नहीं पहनने वाला आदमी चुनाव हरा दिया था। मैं सिर्फ आपको वही बात याद करा रहा हूं कि आपने हमारी गलतियों पर हमसे हिसाब मांगा और हमारा हिसाब किताब किया। आज भी आपके सामने उससे ज्यादा बड़ी गलती हो रही है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ईमान की बात है, अपने कलेजे पे हाथ रखिए। गलती अगर उससे बड़ी है तो उससे बड़ी सजा इसको देने की तैयारी कीजिए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, हर बात पे जो है आप कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। दंगे हुए, स्वीकार करता हूं, और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि यह गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। दूज और दू बराबर 4 राजनीति में नहीं होता है। आपको लगता है कि जो घटना राजस्थान में हुई वो घटना अगर उत्तर प्रदेश में होता तो इस देश की मीडिया ऐसे ही बात करती? और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात सुने हैं? कोई कांग्रेसी आपको मिला है जो बलात्कारी के पक्ष में तिरंगा झंडा लेकर के रैली निकाल रहा हो? ईमानदारी से पूछिए, अगर आप इस खुमारी में रहना चाहते हैं, ड्रीम गर्ल, आज नहीं तो कल, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आप सच्चाई का सामना करना चाहते हैं तो सच्चाई यह है कि आज हमारे ऊपर कितना भी जुल्म किया जाए, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि ना हमारे नेता को खरीद सकता है, ना हमारे नेता को डरा सकता है। और हम उस पार्टी में एक विचार को लेकर के गए हैं। हमारे इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें कही गई। शोएब साहब चले गए रिहाई मंच वाले, उन्होंने कहा कि तब आप सीपीआई में थे। हम बोले हम उस दौर को समझ रहे हैं जिस दौर को पीसी जोशी समझा करते थे, और पूरे तो हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने एक भी चीज की डिलीवरी नहीं की है, और कोई भी अगर उस पर सवाल खड़ा करेगा तो सीधे तौर पे उसको हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, देश विरोधी, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग का बोला जाएगा। अरे हमको तो छोड़िए,
चुने हुए मुख्यमंत्री को भी अर्बन नक्सल बोला जाता है। ये मेरी और तुम्हारे की बात नहीं है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। भाजपा से यारी किसी के लिए अच्छी नहीं है। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। यह लड़ाई देश के निर्माण का है, और देश का निर्माण ऐसा कि हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर का वोट जैसे बराबर होता है ना, किसान हो या अमीर हो, मोटा हो या पतला हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, संविधान ने हमको बराबरी का वोट दिया है। शकील साहब एमएलए हैं, एक वोट ना आपका भी। हम एमएलए नहीं है, मेरा भी एक वोट है। बोलिए बराबर है कि नहीं है? ऐसा देश का निर्माण करना है। और देश के भीतर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया आई है, आप तमाम सुधीजनों से आखिरी अपील के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मान देने की जरूरत है। और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये है कि आज कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का बात ऐसे ही मानने को तैयार नहीं है। अगर इस बात को आप समझना चाहते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि आपका बच्चा ही आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उस बात का मूल्यांकन करना। और मैं ये बार बार बात कहता हूं कि आप बात कीजिए, अगर हिंदू मुसलमान एक समस्या है तो बात कीजिए, लेकिन उसका शब्दावली नया होना चाहिए। और मुझे मेरा मानना है कि इस बात की शुरुआत ऐसे नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान एकता। मैं कहता हूं कि इसको ऐसे कहना चाहिए कि देश की एकता, इंसानियत की एकता। इसको इस रूप में बोलने की जरूरत है। अगर हम ब्राह्मण होंगे ना तो कोई गैर ब्राह्मण भी होगा, अगर हम हिंदू होंगे तो कोई मुसलमान भी होगा, अगर कोई मुसलमान होगा तो कोई हिंदू भी होगा। और यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज के डेट में वर्तमान की समस्याओं को उलझाने के लिए इतिहास का कबर खोदा जाता है। अगर आप भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वर्तमान की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। और वर्तमान की नजाकत यह है कि आज तमाम तरह के राजनीतिक विरोध का सम्मान करते हुए एक राजनीतिक एकता सुनिश्चित होनी चाहिए। और बिहार ने एक संदेश दिया है, बिहार ने एक संदेश दिया है कि हम अपने राजनीतिक विरोध को अगर अपने अल्टीमेट राजनीतिक विरोधी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नीतीश जी और तेजस्वी की लड़ाई उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी लड़ाई आज बीजेपी के सामने दूसरे दलों की हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर भाजपा रहेगी तो इस देश में बहुदलीय व्यवस्था ही नहीं रहेगा। तो जब आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री घंटा बनिएगा, मुख्यमंत्री क्या बनिएगा? तबला। इसको समझिए। तो राजनीतिक संस्कृति का होना, राजनीतिक प्रक्रियाओं का होना, राजनीतिक संस्थाओं का होना, संवैधानिक मूल्यों का होना और जमहूरियत की आत्मा को जिंदा रखना जरूरी है। और बतौर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और बतौर इस देश का आम नागरिक मैं एक आखिरी बात बोलकर के अपनी बात को खत्म करूंगा कि बहुत सारी बातें हो रही है। साहिर साहब को आपने कोट किया कि हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा। तो मैं भी जो है एक व्यक्ति को कोट करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि आज के समय में वह सोचना बहुत जरूरी है जिस पर विचार होना बंद हो गया है। और वो ये है कि सिर्फ वही लोग दोषी नहीं हैं जो गलत कर रहे हैं, दोषी वो भी हैं जो गलत सह रहे हैं या अपने आंख के ऊपर चश्मा लगा लिए हैं। दिनकर जी ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थता से बाहर आइए, या तो हम सही हैं, हमारे साथ दिल मिलाकर के चलिए, मजबूरी का गठबंधन मत कीजिए, दिल मिलाकर के साथ चलिए कि दोस्ती हमारी इस बात पर टिकी है कि कम से कम सामने वाला दुश्मन का चेहरा क्लियर कट दिखता है। हम कहते हैं कि ये दुश्मन चुनने का वक्त है, दोस्त अपने आप हमको मिल जाएंगे। अगर हम भाजपा के खिलाफ नहीं होते तो आप सब हमको सुनने के लिए आते क्या? तो हमने ये तय किया है कि हमको किसके विरोध में खड़ा होना है, किसके साथ खड़ा होना है, ये अपने आप तय हो जाता है। और इस देश में कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी होने के नाते अपने भीतर सब तरह का बदलाव करने के लिए तैयार है। हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। आप भी अपना दिल बड़ा कीजिए, कदम से कदम मिलाइए, भारत को जोड़िए, नया भारत का सचमुच का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोला जादू सच नहीं होता है,
सच सच होता है, जादू भी भला सच होता है। ये जो उस वक्त मेरी समझदारी बनी, मैं तब से जो है जीवन के हर पहलू पर, जीवन के हर मोड़ पर इसको परख करके देखना चाहता हूं। अब मैं जो भी बात कहूंगा वो एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता होने के चलते कहूंगा। एक बात आप सब लोग बताइए कि कांग्रेस अगर इतनी गई गुजरी है, हमारे नेता को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, मोदी जी भी उन्हीं का नाम लेते हैं, और हमारी पार्टी का भी कोई सीनियर नेता जब छोड़ के जाता है तो उन्हीं का नाम लेकर के जाता है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। आखिर मसला क्या है? कोई व्यक्ति अगर इतना ही गया गुजरा है, कोई पार्टी अगर इतनी ही गई गुजरी है, फिर उसका नाम भी लेकर के हम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पहला प्रश्न आप ये सोच करके देखिए। जो ही आप इस प्रश्न को सोचेंगे तो ही आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। एक, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये इस देश की विचारधारा है, इस बात को हमको मानना पड़ेगा। और इस देश की विचारधारा ही पूंजीवादी विचारधारा भी है, इस देश की विचारधारा ही समाजवादी विचारधारा भी है, इस देश में ही सांप्रदायिकता भी पैदा हुआ है, और तभी हमको धर्मनिरपेक्षता की जरूरत पड़ी है। इस देश में ही जातिवाद था, इस देश में ही जातिवाद है। अभी हम आप सबने देखा ना कि कैसे जातिवादी घरे से पानी पीने के चलते एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी, कैसे एक महिला को उसके नाम के चलते धार्मिक उन्माद में होने वाले दंगे में जो उसके साथ बर्ताव किया गया, और जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर के नारी सम्मान की बात कर रहा था, उस वक्त बलात्कारियों को संस्कारी बताने का कुत्सित प्रयास चल रहा था। यह सब इसी देश में हो रहा है। तो जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस इस देश की है, तो फिर कांग्रेस सब कुछ है। कांग्रेस मजदूरों का मजदूर एकता भी है और पूंजीवादी लूट भी है। कांग्रेस में अगर जातिवाद आप ढूंढेंगे तो सामाजिक न्याय के भी पक्ष हैं। कांग्रेस में अगर आपको तमाम तरीके के अंतर्विरोध दिखाई देते हैं तो उस अंतर्विरोध से निकलने का रास्ता भी है। और मैं पूरी ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं कि वो रास्ता हमको नजर आया है, इसीलिए हम उस तिरंगे को थाम करके खड़े हुए हैं। और वो रास्ता क्या है मैं आपको बता देता हूं। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। सत्ता में जब आप होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। अब आप मुझे बताइए कि अगर सरकार होती तो हमको पदयात्रा करनी पड़ती, सरकार होती तो हमको गोष्ठी करने की जरूरत पड़ती, सरकार होती तो हमको हर राज्य में अलायंस पार्टनर ढूंढना पड़ता। स्थिति बदल गई है। अगर स्थिति बदली है, बतौर पार्टी अगर इसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो बतौर जनता आपको भी यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। या तो मान लीजिए कि इस देश में कोई समस्या ही नहीं है। मेरा एक दोस्त बोला, अरे यार महंगाई से बहुत परेशान है, दिमाग खराब हो गया। हम बोले भाजपा ज्वाइन कर लो। भाजपा ज्वाइन कर लोगे, महंगाई अच्छा लगने लगेगा। और खुद से अगर अच्छा नहीं लगेगा तो शाम को टीवी खोल लेना, पत्रकार तुमको महंगाई के सारे फायदे गिना देगा, सब कुछ बता देगा, बना बनाया नोट। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो विद्यार्थी तैयारी नहीं करता था ना, उसके लिए गाइड मिलता था, कुंजी मिलता था, कुंजी पढ़ लीजिए, परीक्षा पास कर लीजिए। तो आपको बेवकूफ बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है साहब। आपको मैं बेवकूफ बनाना इतना आसान काम थोड़ी है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। महंगाई के फायदे पहली बार इस देश की टीवी मीडिया में समझाया जा रहा है। रुपया के गिरने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों के बिकने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। ऐसा अजीबो गरीब आलम तो पहले देखा ही नहीं था। ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव में आप तय कर लीजिए कि आप किस ओर हैं।